आज हम लोग बात करते हैं कुछ प्रमुख अधातुओं के बारे में। जिससे कि आपको पता है धातुओं के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे अधातुओं के बारे में। अधातु क्या होता है? नॉन मेटल। मेटल मतलब था जो गिवर होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और इलेक्ट्रॉन लूज कौन कौन करते हैं? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज कर देते हैं। और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन वो लूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है उधर 4 से कम वाले लूज कर रहे हैं तो इधर से हमको तो 3, 2, 1 की कमी है। तो वो लोग क्या करते हैं, जिनको 4 से अधिक होता है वो लोग लूज नहीं करते बल्कि गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसे लोग कम एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल यानी अधातु। जिसमें से हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन का। तो आपको पता है नाइट्रोजन गैस की बहुत चर्चा होता है, पेपरों में काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है नाइट्रोजन गैस से। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई गैस पाई जाती है तो वो नाइट्रोजन गैस 78% के अप्रॉक्सीमेट। ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपसे पूछा जाए आयतन की दृष्टि से यानी अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम कैपेसिटी, ऐसी कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर पाई जाती है, तो गैस नाइट्रोजन है। कितना परसेंट है? 78%। दूसरा पॉइंट आता है कि वायुमंडल संहिता सहित यानी एटमॉस्फेरिक बात करें उसको लेके, एटमॉस्फेयर को लेके संपूर्ण पृथ्वी पर नाइट्रोजन 0.01% है। कितना परसेंट है? 0.01%। ठीक। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो तो इमेजिन करिए क्या क्या हो सकता है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होगा तो सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति से सारा संसार जलकर क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन ज्वलनशील है। आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है? ज्वलनशील है। क्यों ज्वलनशील है? क्यों फायरेबल है? क्योंकि आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो फायर नहीं पकड़ सकती, यानी आग नहीं लग सकती। फायर डज नॉट कॉट बिकॉज कैच, क्योंकि फायर आग मतलब कहीं पे भी जब जलाते हैं आग को तो वहाँ पे ऑक्सीजन उपलब्ध होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं लगती है। तो ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन ना हो एटमॉस्फेयर में तो पूरी धरती पर क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। यानी कि अगर सब चीज़ें जल कर क्या हो जाएगी? भस्म हो जाएगी। अब नाइट्रोजन का तो आपने देख लिया कि सबसे पहला पॉइंट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन ही एकमात्र दुर्घटना है। अगर पृथ्वी थोड़ा सा पहले हो जाती तो यहाँ आग लगी होती, जैसे शुक्र गैस की तरह, वीनस की तरह। अगर पृथ्वी थोड़ा दूर हो जाती तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती। लेकिन पृथ्वी पर जीवन ही मनुष्य का एकमात्र क्या है? एक्सीडेंटल केस है, एक दुर्घटना है। ठीक है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन गैस ना होगी तो क्या होगा? सभी जगहों पर आग लग जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग फायर पकड़ लेगा सब जगह पे। नाइट्रोजन का उपयोग औद्योगिक संयंत्रों में निष्क्रिय तथा अज्वलनशील वातावरण उत्पन्न करने के लिए जाता है। तो आपने क्या देखा, नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे? जो भी इंडस्ट्री वगैरह होती है या सिनेमा हॉल वगैरह होता है वहाँ पे देखिए आग वगैरह जब बुझाना होता है तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस क्या करता है? आग जहाँ कहीं भी लग जाती है उसको बुझाने का काम करता है। इसलिए इंडस्ट्री वगैरह में कहीं पे जाते हैं, सिनेमा हॉल वगैरह में, तो एक गैस रहती है जो गैस इसी काम में आती है, लगा होता है सब जगह पे। ठीक है। एक कंटेनर में रख के, ताकि कहीं पे फायर वगैरह एग्जिस्ट करे तो वहाँ पे उसको क्या किया जा सके? बुझाया जा सके। ठीक है। तो आपने कहा आज्वासलीन मतलब अज्वलनशील यानी नॉन फायरेबल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन में एक कंपाउंड आता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको फार्मूला होता है N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं, यानी लाफिंग गैस कहते हैं। ये भी कई बार पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया है कि लाफिंग गैस का फार्मूला बताइए। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, फार्मूला क्या है याद कर लीजिए, N2O। N2O होता है। अब ये लाफिंग गैस है। ठीक है। इससे क्या होती है, अगर किसी पर्सन को रो भी रहा है ना और उसको अगर इस गैस सुना दिया जाए तो हंसने लगेगा। ठीक है। यह एक निश्चेतक भी है, यानी बेहोशी का काम करता है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग भी निश्चेतक के रूप में करते हैं, यानी बेहोशी के फॉर्म में। अब नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक क्या बनता है, यानी कि मेन कंपाउंड नाइट्रोजन का अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया। क्या फार्मूला होता है अमोनिया का? NH3। क्या होता है? NH3। अमोनिया का निर्माण पेपर में कई बार ये पूछा गया है कि जो अमोनिया है NH3 है उसका निर्माण किस विधि से करते हैं? तो वो विधि है हाइबर। कौन सी विधि है? हाइबर। हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस लिया जाता है और Fe कैटालिस्ट होता है। कौन सा कैटालिस्ट होता है? Fe, यानी Fe उत्प्रेरक है। और MO मॉलिब्डेनम जो किसका काम करता है? प्रमोटर यानी वर्धक।
तो कल के पेपर में पूछा जाए अमोनिया का निर्माण किस विधि से किया जाएगा, तो हैबर विधि से टिक करिएगा। और ये पूछा जाता है इसमें कौन सा उत्प्रेरक उपयोग होगा, तो कैटालिस्ट, तो Fe पे टिक करिएगा, आयरन, लोहा। और ये पूछा जाए प्रमोटर्स कौन होते हैं इसमें, वर्धक कौन है, तो वो होता है MO यानी मोलिब्डेनम। और गैस कौन कौन सी ली जा रही है, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, इनसे मिलकर क्या बनता है, अमोनिया NH3 गैस। ठीक है, अमोनिया के बारे में आपने जान लिया। अमोनिया का उपयोग करते कहाँ पे है, बर्फ को बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने में, और सोडियम कार्बोनेट कामा अमोनियम लवण यानी कि अमोनियम साल्ट तथा अमोनियम सल्फेट एवं यूरिया। अब देखिए कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया का फार्मूला बनाइए, बताइए। और इतना ही नहीं, क्योंकि इसको भी पूछा जाता है इस फॉर्म में, क्योंकि पहला ऐसा यौगिक है जो लेबोरेटरी में बनाया गया, प्रयोगशाला में बनाया गया, उसका नाम क्या है, यूरिया। फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है, जो पहला कंपाउंड है। ठीक, तो कुल मिला के आपने देखा यूरिया जैसे उर्वरक यानी फर्टिलाइजर में किया जाता है। अमोनिया का अन्य विस्फोटक बनाने में उपयोग किया जाता है, विस्फोटक बनाने में, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बनाने में भी किया जाता है, कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है, आर्टिफिशियल है ना, रेशम बनाने में, धागा वगैरह। दूसरा पॉइंट आता है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। क्या मतलब होगा, क्योंकि आपको पता है कि पौधों को नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरत है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK उर्वरक के बारे में आपने सुना होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अगर मिट्टी एक है और उस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है और वहाँ कोई प्लांट है, पौधा है, तो अगर उस मिट्टी से पौधे को नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा है तो उसके बगल से जो भी कीट पतंगे आसपास गुजरते हैं या मनुष्य भी हो सकता है, तो वो पेड़ पौधा क्या करेगा, उसे अपने जाल में फंसा लेगा। आई थिंक मतलब वो अपनी डाल से उसको पकड़ लेगा और उसके ब्लड से या उसके शरीर से नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और शोषित करेगा। तो ऐसे तो इसको बोलेंगे कीट भक्षी पौधा, या कि वो मनुष्य उसके संपर्क में जाएगा तो वो बहुत ही नरभक्षी पौधा, नर पर मतलब नरसंहार कर देगा, यानी कि वो मनुष्य को भी खा जाएगा। तो खाता नहीं है, वो क्या करता है, सिर्फ वो क्या करेगा कि बस उसको उसमें से नाइट्रोजन की मात्रा ले लेगा, उसको फिर छोड़ देगा। तो आपको पता है कि उससे कीट पतंगे ये सब उस पेड़ के बगल से नहीं गुजरेंगे। तो कल के किसी मिट्टी में नाइट्रोजन आपको पता नहीं है तो आप उसके आसपास जो पेड़ पौधे वहाँ नहीं जाएंगे, तो नहीं तो कीट भक्षी पौधा बन जाएगा या आपको पौधा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी से नाइट्रोजन को क्या करेगा, पूरा करेगा। क्योंकि आपने देखा पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वो दो टाइप के हैं, एक हेट्रोट्रॉप के हैं, एक ऑटोट्रॉप के हैं। ऑटोट्रॉप मतलब होता है स्वपोषी, हेट्रोट्रॉप का मतलब होता है विषमपोषी। हम सब आज भ्रमण करते हैं, चलते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं। इसका मेन कारण है क्योंकि हम सब भोजन की तलाश में होते हैं। और जो ये प्लांट हैं ये ऑटोट्रॉफ हैं, यानी कि स्वपोषी हैं। तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए देखिए पेड़ प्लांट अपने एक जगह पे खड़े खड़े पड़े रहते हैं, वो नहीं मूव करते हैं, इस जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हम लोग फास्ट मूव करते हैं क्योंकि हम लोग भोजन की तलाश में होते हैं, हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे के भोजन पे हम डिपेंड हैं, तो हम भोजन की सर्च में निकलते हैं। इस वजह से हम क्या हैं, हेट्रोट्रॉप हैं, हम मूव करते रहते हैं। तो आपने देखा कि मिट्टी में क्या हो जाता है, कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदल देते हैं। तो सोचिए अगर वो जीवाणु बैक्टीरिया ना हो तो क्या कर सकते हैं, मिट्टी से नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में नहीं बदल सकते हैं। तो अब ऐसा कैसे, कौन कौन से, केचुआ भी है। तो केचुआ क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। तो केचुआ देखिए जो होता है अर्थवार केचुआ, जो किसान का क्या है, मित्र है, यानी फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ फार्मर। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है उसको, जो एटमॉस्फेयर में होता है, मिट्टी के आसपास होता है, उस नाइट्रोजन को किस में बदलता है, नाइट्रेट में, यानी उर्वरक में। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन गैस में बदलता है। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, अर्थवार्म को उसका किसान का फ्रेंड बोलते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं वो जीवाणु। ठीक है, यानी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। जैसे इसे कुछ और भी नाम बताएं तो जैसे राइजोबियम नाइट्रोमोनास, राइजोबियम नाइट्रोमोनास है। अब अर्थवार्म क्या करता है, नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड कराता है। अब राइजोबियम और नाइट्रोमोनास क्या करता है, उसको नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदल देता है। तो राइजोबियम नाइट्रोमोनास क्या है, ये
ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में परिवर्तित कर रहा है। राइजोबियम नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये दो ऐसे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है फास्फोरस कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? फास्फोरस। फास्फोरस में बात करें तो फास्फोरस के 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन सा फास्फोरस? येलो फास्फोरस यानी कि पीला फास्फोरस, रेड फास्फोरस यानी कि लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस यानी कि वाइट फास्फोरस, और बैगनी फास्फोरस यानी वायलेट फास्फोरस, ठीक है, तथा काला फास्फोरस यानी ब्लैक फास्फोरस। तो कौन कौन हो गए? येलो, ठीक, रेड, वाइट, वायलेट और ब्लैक, यानी पीला, लाल, श्वेत, बैगनी और काला, इतने फास्फोरस हैं। अब इसमें से लाल फास्फोरस एवं फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का प्रयोग दिया सलाई बनाने में किया जाता है, मैच बॉक्स, ठीक है। तो दिया सलाई जो होता है, माचिस जो होती है, उसको बनाने में हम लोग क्या करते हैं? लाल फास्फोरस या फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। श्वेत फास्फोरस का उपयोग चूहा नाशक दवाई बनाने में, तो जो चूहा मार दवाई होती है, ठीक, उसके में राइट पॉइजन में इसका उपयोग करते हैं सफ़ेद फास्फोरस का। विस्फोटक यानी कि एक्सप्लोजन में भी वाइट फास्फोरस होता है। पटाखे वगैरह जो होते हैं, दीपावली में आतिशबाजी वगैरह जो करते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है वाइट फास्फोरस का। अब वाइट फास्फोरस करता क्या है कि कलर लाइट प्रोड्यूस कराता है। क्या कराता है? कलर लाइट। तो देखिए आतिशबाजी वगैरह होती है, पटाखे वगैरह रखते हैं, तो उसमें देखिए कलरफुल लाइट दिखाई देती होगी, तो इसके पीछे का कारण वाइट फास्फोरस, ठीक है। और ये रंग का उत्पन्न होने के लिए किसकी जरूरत होती है? KMnO4, यानी कि अगर पूछा जाए ये कलरफुल लाइट कैसे आया, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से, KMnO4 की वजह से पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है कलरफुल लाइट के लिए। उसके बाद आता है फास्फीन। फास्फीन की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है? PH3। क्या होता है? PH3 का प्रयोग समुद्र में जहाज़ों के सिग्नल यानी होम सिग्नल देने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस बनाती है? फास्फीन गैस बनाती है। और फास्फीन का फार्मूला PH3 है, जो क्या करते हैं कि प्रयोग समुद्रों में जहाज़ों को सिग्नल देने के लिए किया जाता है, यानी होम सिग्नल बोलते हैं इसको। अगले कंपाउंड की तरफ चलते हैं, एलिमेंट की तरफ, जो नॉन मेटल है, जिसे सल्फर बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम शोधन संयंत्रों तथा वाहन से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस कहाँ से निकलती है? कि जो पेट्रोलियम शोधन है, यानी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री वगैरह है वहाँ से, और फिर तेल कारखाने बोल सकते हैं हम लोग, वहाँ से, और वाहन से जो धुआं निकलता है उसमें से सॉक्स और नॉक्स ऐसे टाइप पॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक। तो वहाँ से SO2 गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड वातावरण के जलवाष्प से यानी स्टीम से रिएक्शन करते हैं। अब जो सॉक्स और नॉक्स नामक पॉल्यूटेंट हैं, यानी कि जो पॉल्यूशन हैं, पॉल्यूशन के कारण, वो लोग जो एटमॉस्फेयर में स्टीम है, जो जल है, उसके साथ रिएक्शन करते हैं, और उसके साथ रिएक्शन करके एक निर्माण करते हैं रेन का, जिसको एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है अम्लीय वर्षा क्या है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं जो वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, अम्ल वर्षा। ये करता क्या है कि जो भी भवन होता है, बिल्डिंग होता है, उसके कलर को डैमेज कर देते हैं, यानी भवन, बिल्डिंग, यानी जो स्मारक, यानी कि, ठीक है, जो अच्छे अच्छे क्या, जैसे ताजमहल, तो इनका कलर उड़ा देता है वो क्या करता है? एसिड रेन, यानी भवन को खराब कर देता है, क्षतिपूर्ण पहुंचा देता है, ठीक है। तो आपने देखा कि एसिड रेन क्या होता है, तो आपको एसिड रेन पता चल गया, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं जो जल वाष्प से क्रिया करके क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3, जो वर्षा के जल के साथ मिलकर मृदा में जाकर मृदा को अम्लीय बनाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि बोलते हैं मिट्टी एसिडिक है, तो एसिडिक क्यों है? क्योंकि जो SO2 NO2 मिला, यानी सॉक्स नॉक्स के पॉल्यूटेंट मिले, किसके जरिए मिलते हैं? चाहे वो तेल की कारखाने हों, चाहे वो गाड़ियाँ हों, उनके जो धुएँ हैं, उस धुओं से जो पॉल्यूटेंट मिले, वो एटमॉस्फेयर में जो स्टीम है उससे रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा, और वो H2SO4 और HNO3 नामक कंपाउंड देगा। सल्फेट अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो H2SO4,
अगर नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर सल्फेट वाटर से रिएक्शन करेगा तो HNO3। तो अब नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों मिट्टी में जाके मिल जाते हैं बारिश के थ्रू। तो जब मिट्टी मिल जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाएगी, सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाती है। ताजमहल पे काफ़ी क्वेश्चन आता है। ताजमहल का कलर जो डैमेज हो रहा है आजकल, उसके पीछे का बड़ा फैक्ट यही है, एसिड रेन, ठीक है, अम्लीय वर्षा, जिसकी वजह से ताजमहल का कलर क्या है, बदरंग हो जा रहा है, येलो टाइप आ जा रहा है वाइट संगमरमर से। और उसके पीछे का मेजर कारण क्या है कि बताया जाता है ताजमहल का क्षरण मथुरा तेल सोधा कारखाने से होता है। अब जैसा कि आपको पता है, आपको बताया गया तेल सोधा कारखाने से SO2 गैस निकलता है। तो मथुरा में एक तेल सोधा कारखाना है, उस तेल सोधा कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड के कारण उसका जो ताजमहल का कलर है वो डैमेज हो रहा है। तो मथुरा में तेल सोधा कारखाना, उससे कौन सी गैस निकली, SO2, और वो किसको, एसिड रेन कवर कर रहा है, एसिड रेन बन रहा है वहाँ पे, और उससे ताजमहल पे जब गिर रहा है तो ताजमहल का कलर क्या हो रहा है, थोड़ा सा डैमेज हो रहा है। तो आपसे कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम शोधन में, H2SO4 का उपयोग जो होता है उसका पेट्रोलियम शोधन में करते हैं। उसके बाद डिटर्जेंट उद्योग में करते हैं, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में करते हैं। पेंट और रंगों तथा अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट उर्वरक आदि के निर्माण में किया जाता है। हैलोजेंस के बारे में बात करें तो ये अगर बात करते हैं हैलोजेंस के बारे में, तो आपको पता है कि हैलोजेंस जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में 7th A या 70 ग्रुप में हैलोजन तत्वों के समूह को रखा गया है। इसमें क्या होता है, ब्रोमीन की बात करें तो अब जैसे हैलोजन कौन कौन से होते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे जिसमें ईन आ रहा है वो सब हैलोजन की फैमिली में आएंगे। ब्रोमीन का प्रयोग जो किया जाता है वो सिल्वर ब्रोमाइड के निर्माण में किया जाता है, AgBr। और जैसा कि आपको पता है फोटोग्राफिक के प्लेटों के निर्माण में भी सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, एथिलीन ब्रोमाइड के संश्लेषण में ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है, यानी एथिलीन ब्रोमाइड के सिंथेसिस में ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग औषधियों में यानी मेडिसिन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों में, शाकनाशी और कीटनाशी के संश्लेषण में भी किया जाता है। शाकनाशी और कीटनाशी संश्लेषण में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लोरीन का प्रयोग यूरेनियम हेक्सोफ्लोराइड के निर्माण में किया जाता है, UF6। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए यूरेनियम हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6 और फ्लोराइड का मतलब फ्लोरीन, तो यूरेनियम हो गया, F मतलब फ्लोराइड हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो फ्लोरीन को फ्लोराइड बोल दिया और उसमें 6 लगा हुआ क्योंकि 6 उसके एलिमेंट हैं, तो UF6, तो बोलते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। इसका उपयोग क्या करते हैं, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। तो आपको देखिए जो भी था हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट था इससे नॉन मेटल स्टेटेड वो बताया, जिसमें आपको पता है कि फास्फोरस है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ठीक, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।